हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपको मेरा प्रीवियस वीडियो ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2 समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। इसलिए तो आज हम एक नए टॉपिक पे चलते हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ऐसे ही रशियन रेवोल्यूशन भी हमारी हिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सबको आई होप फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ आया होगा, या फिर अगर आपको नहीं समझ आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या चेंजेस चाहिए या फिर आपको क्या एड ऑन्स चाहिए इस पीपीटी में। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसके पार्ट वाइज पार्ट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप लोगों को चीज़ें ग्रास्प करने में भी आसानी हो। अगर मैं एक बार में ये सब समझा दूंगी तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले सोशलिज्म, फिर रशियन रेवोल्यूशन, फिर व्हाट हैपेंड इन फरवरी, व्हाट हैपेंड इन अक्टूबर, ऐसे करके बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं। तो धीरे धीरे हम चलते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एज ऑफ सोशल चेंज। दोस्तों, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस में क्या क्या धमाका मचाया था। मैं धमाका ही बोलूंगी क्योंकि आपको पता था कितना लंबा प्रोसीजर था। सबसे पहले फ्रांस मोनार्की था, फिर फ्रांस ने मोनार्की अबॉलिश कर दी, फिर वो रिपब्लिक बन गया। उसके बाद मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे का रोल आ गया। अब ऐसे ही सोशल चेंज, तो जैसे मेरा फर्स्ट पॉइंट है, French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way the society was structured। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस से ही रिलेटेड नहीं था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इफेक्ट पूरे यूरोप में थे, एशिया में थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज थी जिसने अपना इंसाइट से, जिसने अपना इग्निशन पूरा वर्ल्ड में धमाका मचा दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जहां भी ये ऑपरेशन था, जहां भी ये मोनार्की सिस्टम था, जहां भी ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी थी, वहां के लोग चाहने लग गए कि हमें भी इंडिविजुअल राइट्स चाहिए, हमें भी सोशल पावर चाहिए। Colonial development reshaped ideas of societal change, but everyone was not in favor of complete transformation of society। सबको चेंज चाहिए था, पर सब ये नहीं चाहते थे कि एक सोसाइटी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी एक मोनार्की बन जाए, या एक मोनार्की एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन जाए, पर कुछ चेंजेस होने चाहिए। चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो राइट से रिलेटेड हो, तो थोड़ा बहुत चेंज हर सोसाइटी में होना चाहिए। और इसके इफेक्ट्स कहाँ से आए थे दोस्तों? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने तो पूरी ही फ्रांस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। पर यूरोपियन कंट्रीज भी यही चाहती थी कि यहाँ भी कोई सोशल चेंज हो। So, through the revolution in Russia, socialism has become one of the most significant and powerful ideas to shape society in 20th century। तो रेवोल्यूशन रशिया में हुआ, उससे सोशलिज्म, सोशलिज्म को मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है। आप सोच रहे होगे क्यों? क्योंकि सोशलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सोशलिज्म इस चैप्टर का बेस क्रिएट करता है और एक सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडिया आ गया टू शेप द सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। नॉट एवरी वन इन यूरोप वॉन्टेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि पहले भी लिखा है, सबको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी नहीं चाहिए था, कुछ को चाहिए था, कुछ को नहीं चाहिए था, और कुछ बीच के लोग थे। उनको हम क्लासिफाई करते हैं कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स। तो इस स्लाइड का मेन क्रक्स यही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। तो not everyone in Europe wanted a complete transformation, but there were some conservative, some liberal and some radicals जिनको थोड़ा बहुत चेंज सोसाइटी में चाहिए था, जिनको चाहिए था कि उनके राइट्स वगैरह चेंज हों। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। तो दोस्तों, अगर आप इस वर्ड के लिटरल मीनिंग से जाओगे ना, तभी आपको इस वर्ड की एक्चुअल डेफिनेशन समझ आ जाएगी। कंजर्वेटिव, जो बहुत कंजर्व नेचर के हैं, जिनको ज्यादा चेंज पसंद नहीं है, जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं। सो आफ्टर द रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वाज स्लो एंड हैड लिंक्स एंड रिस्पेक्टेड द पास्ट। तो आपको पता होगा कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जिनको ज्यादा चेंजेस सोसाइटी में पसंद नहीं होते, जो सोचते हैं जो चल रहा है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहे, नहीं हुए वो भी ठीक है, पर उनको इतना रिवॉल्ट, रेवोल्यूशन, ड्रामेटिक चेंजेस ये सब नहीं पसंद। क्योंकि वो किस नेचर के हैं? वो कंजर्वेटिव नेचर के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेडिकल्स की।
They wanted a nation in which government was based on the majority of country's population. They disliked the concentration of property in the hands of few and not the existence of private property. तो रेडिकल्स ये चाहते थे कि सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी हो, गवर्नमेंट का रूल हो, किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा ना हो या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो ही ना, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं और वो गरीबों को ऑप्रेस करते हैं। तो वो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट बेस्ड रूल होना चाहिए और सिर्फ गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिविजुअल्स के पास नहीं होनी चाहिए। तो रेडिकल्स फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे लोग थे जो चेंज चाहते थे और कंजर्वेटिव बिल्कुल चेंज को रेजिस्ट करते थे। लिबरल, एक बंदा लिबरल कब होता है? लिबरल होता है कि जब वो चाहता है कि हर तरीके के लोग मेरे देश में रहें, ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं, ज्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं, लिबरल मतलब बीच का बंदा। तो लिबरल लोग वो थे जो कि सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करते थे। वो चाहते थे हमारे कंट्री में सारे रिलीजन्स के लोग रहें, हमारी कंट्री में एक इलेक्टेड और एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रहे, एक वेल ट्रेन जुडिशरी रहे जो कि सारे डिसीजंस आराम से ले सके। पर वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रहे, जुडिशरी रहे जो इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, मतलब कि एक मोनार्की सिस्टम ना हो कि एक रूलर हमें सब कुछ डिक्टेट कर रहा है या फिर ऐसे कि सिर्फ इसी जात के लोग रह सकते हैं, इसी रिलीजन के लोग रह सकते हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। दे सिंपल सा नेशन चाहते थे जिसमें कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, जुडिशरी हो जो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे। पर ये बात बहुत आपको ध्यान में रखनी होगी कि दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। रेडिकल्स की बात करते हैं तो मैं आप इन तीनों का मेन डिफरेंस आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि ये पॉइंट्स आपके दिमाग में चले जाए। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व नेचर के, जिनको कुछ भी चेंज पसंद नहीं था, जो कि स्लो स्लो चलते थे, जिनको लगता था कि ज्यादा चेंजेस सोसाइटी में होने का कोई फायदा नहीं है। रेडिकल्स वो लोग थे जो चाहते थे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ना हो, सब कुछ गवर्नमेंट रूल के बेसिस पे हो। लिबरल मतलब कि जो कि ऐसे लोग थे जो जो चाहते थे कि सारे रिलीजन्स हमारी कंट्री में हो और वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो और या फिर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो। तो ये इन तीन तरीके के लोग थे, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में भी मेंशन करा था कि कुछ कंजर्वेटिव थे, कुछ लिबरल थे और कुछ रेडिकल थे। इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज। अब हम इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज के ऊपर चलते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक और सोशल चेंज का टाइम था, ये एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम भी था। इस टाइम में क्या हुआ, मेन एंड वुमेन फैक्ट्रीज में जाने लग गए, पर उनकी फैक्ट्रीज की कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनकी वेजेस बहुत ज्यादा कम थी, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं थी। लिबरल्स एंड रेडिकल चाहते थे कि फैक्ट्री ओनर्स को पता लगे कि बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि जब हम एक इंडस्ट्री खोलते हैं तो उसमें क्या हो, मास एम्प्लॉयमेंट हो, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, अच्छे वेजेस हो, अच्छी आउटपुट हो, ताकि इकोनॉमी प्रोग्रेस करे और इससे क्या होगा, वर्कर्स को भी बेनिफिट मिलेगा। तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स चाहते थे कि जो अपने वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्रियल वेंचर्स या फिर इंडस्ट्रीज खोल के ट्रेड करें और उससे पैसा कमाए। अकॉर्डिंग टू देम सोसाइटी कैन बी डेवलप्ड इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वर इंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट। तो मेन आइडिया यही था कि सोसाइटी डेवलप हो रही थी, इंडस्ट्रीज खुल रही थी, पर फिर भी वेजेस बहुत कम थी, वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं थे। लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्रीज में काम करें पर उनको सारे बेनिफिट्स मिले और सोसाइटी में उनके इंडिविजुअल राइट्स रिस्ट्रेन ना हो, उनके इंडिविजुअल राइट्स इंश्योर्ड रहें। So in France, Italy, Germany, Russia, revolutionaries overthrew existing monarchies. Nationalists talk of revolutions to create nations with equal rights. जैसे कि मैंने कहा था, फ्रांस से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उससे ही रशिया में रशियन रेवोल्यूशन आया और मेन एक किस टॉपिक पे था कि राइट्स रहें, इक्वल राइट्स रहें। उसके बाद गाइस हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप। जैसे मैंने बोला था कि जैसे फ्रांस से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उसी ने ही यूरोपियन नेशंस में सोशलिज्म का ट्रेंड शुरू कर दिया। तो सोशलिज्म का क्या मतलब है, जैसे आप इस फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज बाय द मिड 19th सेंचुरी in Europe. Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time.
तो सोशलिज्म का मेन आइडिया है कि कोई भी देश में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट बेस्ड होना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कुछ लोगों के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो। प्राइवेट प्रॉपर्टी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या होता था, काम सारा वर्कर्स करते थे पर एक्सप्लॉयटेशन भी सारी वर्कर्स की होती थी। उनके पास ज्यादा वेल्थ होने के कारण उनको वर्कर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलते थे। अगर एक गवर्नमेंट रूल्ड कंट्री है तो सबके पास बेनिफिट्स भी इक्वल होंगे और सबको क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज भी इक्वल मिलेंगी। तो इसमें ये जो मैंने 3 नाम ऑरेंज कलर में हाईलाइट कर रखे हैं, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और ये आपको आराम से याद करने हैं, इनकी फिलॉसफीज याद करनी है, जिससे आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू थे, ऐसे ही सोशलिज्म में भी ये 3 लोग हैं। पहला नाम है रॉबर्ट ओवन। सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल न्यू हार्मनी इन इंडियाना। इंडियाना एक जगह है यूएसए में। लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। जैसे कि मैंने कहा, एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी वो होती है जिसमें वर्कर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इंडस्ट्रीज में सारा काम वर्कर से लिया जाता है बट उनको बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। Karl Marx and Friedrich Engels added other ideas to the body of arguments. तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। कार्ल मार्क्स ने ही पूरा आइडिया दिया था। कार्ल मार्क्स का जिक्र अब भी होता है, हम भी कार्ल मार्क्स के बारे में सुनते हैं, इसलिए कार्ल मार्क्स को आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है और इसकी आइडिया फिलॉसफी को अच्छी तरह समझना है। तो कार्ल मार्क्स का आइडिया क्या कहता था? कार्ल मार्क्स ये कहता था कि सोसाइटी अब क्या है, कैपिटलिस्टिक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब होता है कि जो कैपिटल है, मतलब कि हमारी लैंड है, हमारी लेबर है, वो फैक्ट्रीज में इन्वेस्टेड है, पर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वो प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। पर उन फैक्ट्रीज में काम कौन करते हैं? वर्कर्स काम करते हैं, पर वर्कर्स को कोई पैसा नहीं मिलता है। वर्कर्स को अब भी वही 2 रुपए 3 रुपए की वेजेस मिलती थी उस टाइम। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि सोसाइटी को कैपिटलिस्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में वर्कर्स काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं और उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है। The capitalism and rule of private property was overthrown. Marx believed a communist society was the natural society of future. मार्क्स ये चाहता था कि सब कुछ इक्वली डिवाइडेड हो, चाहे वो वर्कर्स हो या चाहे वो फैक्ट्री ओनर्स हो, सब कुछ इक्वल हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर सिर्फ कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। तो कार्ल मार्क्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारी हिस्ट्री में, जिसकी जिक्र अब भी होता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स को लगता था सोसाइटी क्या है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, पर इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का नहीं होना चाहिए। तो मार्क्स बिलीव दैट अ सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर फ्रॉम कैपिटलिज्म। तो सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब कि जिसमें गवर्नमेंट हो, जिसमें सबको इक्वल पावर मिले, इक्वल वेजेस मिले, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और उसी सोशलिस्ट सोसाइटी को कार्ल मार्क्स ने क्या बोला? कम्युनिस्ट सोसाइटी। So, according to Marx, industrial society was a capitalist who owned the capital invested in factories, and the profit of capitalist was produced by workers. Capitalism and the rule of private property was overthrown. Marx believed a communist society was the natural society of future. Communist मतलब socialist, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें इक्वली प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई पावर का इशू ना हो, जो प्रॉफिट्स वर्कर्स के हक में होने चाहिए वो प्रॉफिट्स सब किसको मिलते थे? फैक्ट्री ओनर्स को। और उन प्रॉफिट्स में से वर्कर को कितना मिलता था? एक मेयर वेजेस, जिससे वो अपना डेली खर्च भी ढंग से नहीं कर पाते थे। तो कार्ल मार्क्स के ऊपर मैं इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी फिलॉसफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी कैपिटलिस्ट थी और सोसाइटी में ना कैपिटलिज्म होना चाहिए, ना ही सोसाइटी में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो वर्कर्स मेहनत करते हैं उनको उतना शेयर इक्वली मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बेस्ड रूल होना चाहिए जिसमें सबको इक्वल पावर मिले, इक्वल वेजेस मिले और कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट सोसाइटी का आइडिया नहीं होना चाहिए और इस सोसाइटी को उसने सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट सोसाइटी बोला था, जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल रिकॉग्निशन मिला जाए। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म।
सोशलिज्म का क्या मतलब है दोस्तों? सोशलिज्म का मतलब है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो सोशलिस्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली थी जिसका नाम भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, द सेकंड इंटरनेशनल, टू स्प्रेड दी सोशलिस्ट आइडियाज। तो ऑलरेडी बहुत सोशलिस्ट लोग थे जो कि आइडिया स्प्रेड कर रहे थे, जिनमें से कार्ल मार्क्स था, पर एसोसिएशंस भी बनाई क्योंकि एसोसिएशंस के थ्रू आइडियाज अच्छी तरह ट्रांसफर होते हैं। Workers in Germany and England began forming associations to fight for better living conditions। जैसे कि आपको पता था वहाँ की वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनको बहुत कम वेजेस मिलती थी, उनको अच्छी एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी नहीं मिलता था जिसमें वो लोग काम कर सके। तो एसोसिएशंस बनने लग गई जर्मनी और इंग्लैंड में ताकि वो बेटर लिविंग, बेटर वर्किंग कंडीशन और बेटर वेजेस की तरफ अपना हाथ बढ़ा सके। Labour Party and Socialist Party were formed by the Socialist and Trade Union by 1905। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फंड सेट करे फॉर मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। तो इसमें क्या क्या चीजें थी दोस्तों? वो चाहते थे सबसे पहले वेजेस अच्छी हो वर्कर्स की, दूसरा वो चाहते थे उनकी लिविंग कंडीशंस बेटर हो और उनकी वर्किंग कंडीशंस भी बेटर हो। अगर उनकी वर्किंग कंडीशंस बेटर होंगी तो उनको अच्छी वेजेस मिलेंगी और अच्छी वेजेस के हिसाब से उनकी लिविंग कंडीशंस भी बेटर होंगी। तो वो ये चाहते थे कि उनकी लिविंग कंडीशंस अच्छी हो, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, उनको वेजेस अच्छी मिले, और सबसे बड़ी बात उनके वर्किंग आवर्स कम हो, उनके एक डिफाइंड वर्किंग आवर्स हो कि वो उससे एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर बाय चांस वो ओवर टाइम करने का भी सोचते हैं फैक्ट्रीज में तो उनके लिए उनको अलग से पेमेंट मिले, जो कि उनको नहीं मिलता था। वो पूरा दिन लगे रहते थे और उनको कोई भी ढंग का वेजेस या फिर कोई भी ढंग की इंसेंटिव अलाउंसेस तो दूर के बाद अच्छी कंडीशंस भी नहीं मिलती थी। और सबसे बड़ी बात, उनको राइट टू वोट हो, वो एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में राइट कर पाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि उनको राइट टू वोट मिला जाए। इसके लिए लेबर पार्टी फॉर्म हुई, सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई, एसोसिएशन जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल फॉर्म हुआ। इस तरीके से उन्होंने अपने राइट्स को वॉइस आउट करना शुरू कर दिया, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में हुआ था, ऐसे ही रशियन रेवोल्यूशन के टाइम में भी हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, कैसे वो इकोनॉमी एंड सोसाइटी बनी और कैसे हमारा क्या कहते हैं सोशलिज्म इन रशिया हुआ। आज के लिए ये जो बेस है, ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशलिज्म इन यूरोप, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन एक अलग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर आज ये इंपॉर्टेंट है कि एज ऑफ सोशल चेंज, मतलब सोशल चेंज कैसे आया, थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें लिबरल, कंजर्वेटिव और रेडिकल्स लोग कौन थे, उनमें क्या डिफरेंस था। इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज, ये आपको याद होना होगा कि इंडस्ट्रीज में वेजेस कम थी, वर्किंग कंडीशंस पुअर थी, बट वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा थे। इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती थी और उसकी वजह से क्या होने लग गया, थ्योरीज आने लग गई, फिलोसफर्स आने लग गए और सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन होने लग गई। उसके बाद यूरोप में सोशलिज्म आ गया। सोशलिज्म का मेन मतलब है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जो भी हो सब कुछ इक्वली डिवाइडेड हो। ये नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पास हो। उसके लिए हमारे पास रॉबर्ट ओन था, लुइस ब्लैंक था, कार्ल मार्क्स जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, और कार्ल मार्क्स की कैपिटलिस्टिक थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि कैसे कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को कैपिटलिस्ट आइडेंटिफाई करा, बट उसने उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दी गई और वो चाहता था कि सोसाइटी कम्युनिस्ट और या फिर सोशलिस्टिक सोसाइटी बन जाए। तो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी कार्ल मार्क्स को पसंद नहीं था। मार्क्स को लगता था कि सोसाइटी सोशलिस्ट होनी चाहिए जिसमें सब कुछ इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। उसके बाद सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म के लिए सपोर्ट इसलिए मिलने लग गया क्योंकि वो चाहते थे वर्कर्स की वेजेस अच्छी हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, उनको राइट टू वोट दिया जाए, उनके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कम हो और उनके साथ साथ उनको वेजेस के साथ कुछ इंसेंटिव और अलाउंसेस भी मिले जाए। इसके लिए एसोसिएशन फॉर्म हुई और पार्टीज भी काफी फॉर्म हुई। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये नॉलेज चेक मैंने आपको बनाया है कि हु वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। जैसे कि इस वीडियो में मैंने कितनी बार रिपीट करा है कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का आइडिया कार्ल मार्क्स को पसंद नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स। एंड डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज एनी इफेक्ट ऑन द ग्रोइंग सोशलिज्म इन यूरोप?
ट्रू या फॉल्स? ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सिंपल आंसर, आई थिंक आप सबको पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इट्स बेटर कि आप इसके सारे वीडियोस फ्लो में देखें, और ये कम कम टाइम के वीडियोस है दोस्तों, ताकि आप टॉपिक्स में कंफ्यूज ना हो, आपको सब कुछ ओवरवेलमिंग ना लगे और आप आराम से इसको ग्रास्प कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे। थैंक यू।